चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एसिड बेस और साल्ट का अब हम चैप्टर के जो लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनसे कंटिन्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है या पीडीएफ फाइल्स आपने डाउनलोड कर रखी है, तो जो सबसे पहला ब्लू बॉक्स आता है हमारे पास वो एनसीईआरटी में पेज नंबर 18 पे मिलेगा आपको इस चैप्टर के। तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन और अ बेसिक सॉल्यूशन। 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास हैं, एक में वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है, लेकिन आपको नहीं पता कि तीनों चीज किन 3 के अंदर है। तीनों में से कौन सी चीज किस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये चीज आपको नहीं पता। तो आपको ये कहा गया है कि अगर आपको एक रेड लिटमस पेपर दे दें तो उस रेड लिटमस पेपर की हेल्प से आप कैसे पता लगाओगे कि किस टेस्ट ट्यूब में वाटर है, किस में एसिड है और किस में बेस है। तो सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। देखिए, आप उस रेड लिटमस सॉल्यूशन को तीनों में मिला दो थोड़ा थोड़ा। जहां पे वो रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा तो आपको पता है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। एक चीज क्लियर हो गई। बाकी बची 2 टेस्ट ट्यूब। जहां रेड का कलर फीका हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, वो होगा पानी। वाटर में कोई भी कलर मिलाते हो तो आप क्या हो जाता है, वो फीका हो जाता है कलर। और जहां पे वो कलर डार्क हो जाएगा तो उसका मीनिंग क्या है, आपने उसे एसिड में मिला दिया है। तो ये सिंपल सा इसका जो है वो सॉल्यूशन था। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है आंसर लिख लेते हैं उसका। आंसर फर्स्ट पेज है आपके पास 18। लिखिए, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ red litmus solution in each test tube। आपने हर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है कुछ ड्रॉप्स रेड लिटमस सॉल्यूशन की आपने मिला दी। अब रेड कलर जो है वो लाइट हो जाएगा इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। ये आपने पढ़ा है तो पहले लिख लेते हैं। रेड कलर बिकम लाइटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। तो एक तो क्लियर हो गया आपको कि पानी वाली टेस्ट ट्यूब में रेड कलर क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। अब बची 2। एक में आपको बताया कि जहां कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, वो टेस्ट ट्यूब कैसी होगी, बेसिक सॉल्यूशन की होगी। पॉइंट फुल स्टॉप के बाद आप लिखिए, कलर चेंजेस इनटू ब्लू इन द टेस्ट ट्यूब containing basic solution। ये सेकंड कि कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा जब भी आप उसको किस में मिलाओगे, बेसिक सॉल्यूशन में मिलाओगे। तो अब एक ही टेस्ट ट्यूब बच गई है आपकी जिसमें क्या होगा, एसिड होगा। उसमें होगा क्या, जो रेड कलर है आपका वो और डार्क हो जाएगा। रेड कलर will become darker when added to test tube containing acidic solution। तो इस तरीके से आपने इजीली पता लगा लिया कि किसके अंदर वाटर है, किस टेस्ट ट्यूब में
एसिड है और किस में क्या है, बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इस पेज पे आपके पास ये एक ही क्वेश्चन था। अब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर 22 ओपन करेंगे तो नेक्स्ट ब्लू बॉक्स स्टार्ट होंगे आपके पास। 22 पेज पे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि जो खट्टी चीजें होती हैं, सोर सब्सटेंस होते हैं या दही वगैरह होती है, कर्ड होती है, उनको कॉपर या फिर ब्रास मेटल की बनी हुई चीजों में क्यों नहीं रखते। ये है क्वेश्चन कि व्हाई शुड द कर्ड एंड द सोर सब्सटेंसेस आर नॉट केप्ट इन कॉपर एंड ब्रास मेटल वेसल्स। रीजन क्या है कि ये जो कर्ड है, दही है जैसे, या फिर खट्टी चीजें हैं, इनके अंदर एसिड होता है और आपने केमिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर में की है एसिड की। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो साल्ट बनता है वो साल्ट का नेचर जो है वो पॉइजनस होता है, जहरीला साल्ट होता है वो। इसी वजह से मेटल के कंटेनर में कभी भी खट्टी चीजों को नहीं रखा जाता, अदरवाइज वो जो चीज आपने रखी है उसके अंदर अपने आप जो है साल्ट बन जाएंगे, जो जो हमारी बॉडी के लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज कर्ड एंड सोर substances are acidic in nature। नेचर कैसा है उनका, एसिडिक है आपके पास। तो उसके बाद क्या है कि जो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके वो एक ऐसा साल्ट बना लेते हैं जो जहरीला होता है, विच रिएक्ट्स विद मेटल टू मेक साल्ट विच इज पॉइजनस इन नेचर, जिसका नेचर कैसा होता है, पॉइजनस होता है। तो इसीलिए हेंस सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। हेंस फॉर substance should not be kept in the copper and brass vessels। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट, पेज किसका, 22 पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेज पे कि ये बताइए कौन सी गैस बाहर निकलेगी जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। एक एग्जांपल भी दीजिए और टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसे पता लगेगा कि गैस बाहर आ रही है या फिर गैस बाहर नहीं आ रही। तो क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, गिव एन एग्जांपल एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज की हैं। पहली ही केमिकल प्रॉपर्टी थी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपको पता ही है। एक हम एग्जांपल देंगे और उसके बाद उसकी प्रेजेंस कैसे पता लगती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ जलती है। तो हम इस सॉल्यूशन को, जो गैस निकलेगी उसको एक सोप सॉल्यूशन में से पास करवा देते हैं। सोप सॉल्यूशन में से जब आप पास कराओगे तो उसके बाद हम एक जो बर्नर होता है, लाइटर होता है जनरली, उसको उसके पास लेके जाएंगे। तो अगर वहां पर हाइड्रोजन गैस होगी तो पॉप साउंड निकलना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो कोई भी चीज आपको वहां पर ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इस तरीके से हम जो है पता लगा लेते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन गैस है या फिर नहीं है। तो पहले तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। इन्होंने पूछा कौन सी गैस निकलेगी अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो पहले आप लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड
when acid reacts with metals। पहला तो ये। सेकंड पार्ट में कहा कि एक एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल देख लो। मेटल ले लिया आपने जिंक और एसिड का एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस फॉर्म में जैसे ही आपने रिएक्ट किया तो ये हो गया आपके पास जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस आप जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज प्रेजेंस बतानी है आपको, तो टेस्ट कैसे करेंगे H2 गैस के लिए हम, तो देखिए टेस्ट फॉर H2 गैस। H2 गैस के लिए टेस्ट कैसे करेंगे आपको वही बताया। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग द गैस इनटू सॉफ्ट सॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ H2 गैस can be tested by passing the hydrogen gas through soap solution। सोप सॉल्यूशन में से आपने इसको पास कराया, उसके बाद आप क्या करोगे, एक जलता हुआ लाइटर, स्प्लिंटर बोलते हैं हम केमिस्ट्री में उसको, छोटा सा बर्नर होता है, छोटा चूल्हा जिसे आप बोल देते हो, उसको उस सॉल्यूशन के पास लेके जाएंगे। देन ब्रिंग आ बर्निंग कैंडल भी लिख सकते हो आप, लाइटर भी लिख सकते हो, यहाँ हम स्प्लिंटर वर्ड यूज करते हैं। Then bring a burning splinter near soap solution। ठीक है। अब क्या होगा, गैस अगर बर्न करती है पॉप साउंड के साथ तो इसका मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन है। इफ गैस इज बर्न विद पॉप साउंड then it is हाइड्रोजन। ये खास बात होती है हाइड्रोजन की, ये पॉप साउंड से जलती है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बुड़बुड़ाहट होती है, जैसे किसी चीज में बुलबुले जो उठते हैं उस टाइम जो आवाज होती है वो CO2 गैस की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे आपके पास कि कोई मेटल कंपाउंड है जिसका नाम नहीं दिया, लेकिन जब वो डाइल्यूट HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बुड़बुड़ाहट पैदा करेगा। देखो अभी हमने जिक्र किया इस चीज का, बुड़बुड़ाहट जैसी आवाज, आपको बुलबुले जैसी आवाज अगर सुनाई दे तो वहां समझ जाओ कि एक ही गैस ये काम करती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने कहा कि अगर उस गैस को, ये जो गैस निकलेगी बुड़बुड़ाहट में, वो जलती हुई मोमबत्ती को भी बुझा देती है। तो आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज करते हैं इसको। तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इस पूरी रिएक्शन की, और जबकि आपको हेल्प के लिए बता दिया गया है कि जो आप रिएक्शन करोगे उसके प्रोडक्ट साइड में एक कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड का। देख लीजिए, सबसे पहले आपको कंपाउंड ए जो है वो आइडिया लेना था, लेकिन उसके आइडिया से पहले ही उन्होंने आपको ये बता दिया कि गैस कौन सी निकलने वाली है वहां पे। तो CO2 गैस निकलती है, और CO2 गैस ही फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है। उसके बाद CO2 गैस जो है वो तो किसकी तरफ निकलेगी, प्रोडक्ट साइड में निकलेगी, और प्रोडक्ट साइड में एक चीज और कौन सी निकलती है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। दोनों प्रोडक्ट आपको पता है, एक रिएक्टेंट पता है HCl, तो फिर एक रिएक्टेंट का तो आराम से पता लग सकता है। तो पहले लिख लीजिए कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। तो आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर है आपका ये क्वेश्चन थर्ड में आप लिखोगे CO2 गैस जो है वो बाहर आती है, तो हम लिखेंगे CO2 is the gas that extinguishes the
बर्निंग कैंडल, जो जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देती है, बुझा देती है। और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है कब, CO2 गैस प्रोड्यूस्ड जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl एसिड, HCl एसिड के साथ अगर वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। एक प्रोडक्ट आपको बता रखा है, सिंस वन प्रोडक्ट इज, कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड, एक प्रोडक्ट अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो जो कंपाउंड ए है वो क्या होना चाहिए, सो कंपाउंड ए विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। बस आपको रिएक्शन लिख लिया। रिएक्शन भी देखिए कैसे है, इजीली पता लगाना। आपको ये कहा गया कि प्रोडक्ट साइड में एक कंपोनेंट तो निकला कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में है। साथ में ये बताया कि गैस कौन सी निकल रही है, CO2। हो सकता है कोई तीसरी चीज भी हो, अभी हमने उस चीज को नहीं कंप्लीट किया, अभी पता लग जाएगा। रिएक्टेंट साइड में जो दे रखा है वो ये है कि HCl एसिड तो है वहां पर एक्वस फॉर्म में। अब यहीं से क्लियर हो जाता है कि HCl यहाँ पर है, यहाँ पर कैल्शियम भी है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कार्बोनेट है। तो CO3 तो आएगा ही आएगा। तो मेटल कौन सी आएगी, मेटल जब यहाँ पर कैल्शियम है तो यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही आएगा। तो कंपाउंड है CaCO3 जिसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएं। ये सॉलिड फॉर्म में था, बैलेंसिंग करी तो एक चीज और भी यहाँ पर निकलेगी और वो क्या होगा, वाटर। ये बनेगी कंप्लीट रिएक्शन आपके पास। अब देख लीजिए, मेटल कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और साथ में एक गैस निकल रही है CO2, जो किस में यूज की जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज की जाती है। इसके बाद पेज नंबर NCERT में आप 25 ओपन करोगे, 25 पेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम। 25 पेज पे जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है कि वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन बट द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। देखिए वो ये कह रहे हैं कि जैसे HCl है, HNO3 है, ये तो जब पानी में मिलाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये तो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं करते ऐसा। तो आपको ये चीज पहले बता दी थी सबसे फर्स्ट डे कि एसिड वो होते हैं जो अपने में से H+ आयन लूज करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन जब बनता है तो HCl और HNO3 में तो H आयन है, वो लूज कर देते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल अपने में से H+ आयन लूज नहीं करते, इसीलिए हम उनको एसिडिक सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करते। तो लिख लीजिए कंपाउंड्स लाइक HCl, HNO3 etc. donates H+ ions, H+ आयन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं इन सॉल्यूशन, देयरफॉर दे बिहेव्स लाइक एसिडिक नेचर whereas compounds like alcohol
and glucose do not donate H plus ion in aqueous solution, so they do not show कैसा नेचर, एसिडिक नेचर। ये चीज आपको अब तक अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी पेज का सेकंड क्वेश्चन देखिए अब, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? एसिड का aqueous solution इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्यों पास होने देता है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। ये याद रहे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आयंस की वजह से होता है। और जब किसी एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाता है, एसिड अपने में से H प्लस आयन लूज कर देता है, तो यानी कि वहां पर आयंस फ्री हो जाते हैं, और जैसे ही आयंस अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली क्या कर जाता है? पास कर जाता है। यही रीजन रहेगा, तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी इज conducted in a solution by ions, ions की हेल्प से कंडक्टेड की जाती है। एसिड रिलीज या फिर an acid loses H plus ions in a solution, वो सॉल्यूशन में H plus आयन जो है वो लूज कर देता है। Therefore acidic solution conduct इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इस ब्लू बॉक्स में, 3 क्वेश्चन और होंगे, अभी एक एक करके उनको भी करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई HCl गैस जो है वो अपना कलर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाती अगर HCl गैस को अपने ड्राई फॉर्म में लिया है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब तक किसी सॉल्यूशन जब तक किसी एसिड को वाटर में नहीं मिलाओगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाओगे, तब तक वो अपने में से H प्लस आयन लूज नहीं करेगा। और जब तक वो अपने में से H प्लस आयन लूज नहीं करेगा, तब तक वो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। और जब एसिडिक नेचर ही शो नहीं होगा तो फिर वो लिटमस का कलर कैसे चेंज कर सकता है? लिटमस का कलर तो कौन चेंज करेगा? एसिड तो चेंज करेगा। और एसिडिक कैरेक्टर तो तब शो होगा ना जब वो सॉल्यूशन में मिलके अपने में से क्या करेगा? H प्लस आयन लूज करेगा। तो लिख लीजिए इसमें, कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास ये। कलर ऑफ लिटमस पेपर changes only when it comes in contact of H plus ions। जब वो H plus ions के कांटेक्ट में आएगा तभी कलर चेंज होगा। एंड H plus ions आर प्रोड्यूस्ड कब? जब HCl गैस किसके कांटेक्ट में आती है? वाटर के। H plus ions produced only when acid comes in contact with water। और ऐसा तो यहाँ पर हुआ नहीं अब तक, वाटर के साथ कांटेक्ट में आता तो ड्राई थोड़ी ना होता। इसीलिए हमने कहा कि therefore
ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। देयरफॉर ड्राई HCl gas do not change the color of dry litmus paper। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी पेज के ब्लू बॉक्स का। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है थ्योरी में भी, कि जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि एसिड को पानी में मिलाओ, पानी को एसिड में ना मिलाओ। while diluting the acid always it is recommended that acid should be added to water but water should not be added to acid। तो आपको बताया था कि पानी को एसिड में मिलाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जो बीकर आपने लिया है वो भी फट सकता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। हम एसिड को पानी में मिलाते हैं, एसिड को थोड़ा थोड़ा डाला जाता है पानी में, एसिड हैवियर होता है, वो सीधा बॉटम में जाता है, फिर उसको ग्लास की रोड के साथ कॉन्स्टेंट हिला के हम क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। चीज़ हमने पहले की है, फिर दोबारा हम लिख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड is a highly exothermic reaction। एक highly exothermic reaction है। when we add या if we add water into acid then a lot of heat is produced। बहुत लार्ज अमाउंट में क्या पैदा होगी, वहां पर हीट पैदा होगी जो बीकर को भी जला सकती है। लेकिन बट व्हेन एसिड इज एडिड water it settle down because it is heavier। ये नीचे बैठ जाता है क्योंकि हैवियर होता है, और फिर हम क्या करते हैं इसको स्मॉल, इसीलिए ये जो क्या है रिएक्ट नहीं कर पाता। तो हमें जब भी एसिड को क्या करना हो, डाइल्यूट करना हो, तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ही किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। तो लिखिए ड्यू टू दिस रीजन a small amount of acid is added to water, और जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो उसको कॉन्स्टेंटली विद कांस्टेंट मिक्स करते रहते हैं ग्लास रोड के साथ, जिसको बोलते हैं स्टीयरिंग करना, विद कांस्टेंट स्टीयरिंग इन ऑर्डर क्या करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द एसिड। ठीक है, पहले भी डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का हमारे पास कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सॉरी, कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजनियम आयन की कैसे अफेक्ट होगी अगर सॉल्यूशन एसिड का डाइल्यूट कर दिया जाए। डाइल्यूट का मीनिंग होता है पानी और ज्यादा मिला दिया, एसिड का अमाउंट कम कर दिया, और अगर एसिड का अमाउंट कम हो गया तो फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो भी क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, तो इसका मीनिंग है कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल डिक्रीजेस, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। इसी का एक उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, थोड़ा सा अपोजिट है सेंस में। क्या है क्वेश्चन कि ये बताइए हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन पे क्या फर्क पड़ेगा जब एक्सेस बेस और एक्स्ट्रा बेस हम किसी पहले से बेसिक सॉल्यूशन में मिला दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है उसमें और ज्यादा बेस मिला दें तो OH आयन्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो OH आयन तो बेस के अंदर ही होते हैं, बेस ज्यादा होगा तो फिर OH आयन की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ OH negative ions will increase when excess base is added to basic solution। पहले से बेसिक सॉल्यूशन में अगर एक्सेस बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन OH आयंस की पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था पेज नंबर 25 पे जो हमारे पास ब्लू बॉक्सेस थे।